इस पे करना चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं कोई पेशेंट गोई भी कर सकता हूँ इस केस के हवाले से, क्योंकि आप ही कह रहे थे कि सब फॉरेन फंडिंग केस के नतीजे पे नजर लगा के रखें, तो अब तो मामला बहुत आगे जाता दिखाई दे रहा है। नहीं, मैं आपको ये बात बताऊं, देखिए जिस किस्म की इमरान खान ने सियासत शुरू की हुई है उसका मकसद एक ही है कि किसी तरीके से रियासत के इदारों को, खा वो जुडिशरी हो या मीडिया हो या इलेक्शन कमीशन हो या फ़ौज हो, उनके ऊपर प्रेशर डालना है और प्रेशर सोशल मीडिया के जरिए डालना है। अभी भी इमरान खान साहब अभी लेटेस्ट बाहर बैठे हुए हैं और अपने लोगों को कह रहे हैं सोशल मीडिया को ठीक करो, सोशल मीडिया और करो। हमें सोशल मीडिया की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और अभी भी इनका सोशल मीडिया अगर उसको आप 10 नंबर देते हैं तो नून लीग का सोशल मीडिया को 1 नंबर मिलता है। तो ये तो 10 नंबर पहले ही आ गए हैं और बहुत इन्होंने ज़बरदस्त तरीके के साथ सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया है। आप देखना ये है कि नून लीग कैसे करेगी इनको काउंटर। अच्छा, खैर वो अलग एक इशू है। तो मैं ये समझता हूँ कि जज हजरात को, इसी केस के जो जज हजरात हैं, दोनों बड़े ज़बरदस्त जजेस हैं, लेट मी टेल यू दिस, वो किसी किस्म के प्रेशर में आने वाले नहीं हैं। चीफ जस्टिस साहब और बाबर सत्तार साहब, चीफ जस्टिस साहब अतर मिनुल्लाह साहब और बाबर सत्तार साहब बड़े सॉलिड जजेस हैं। मेरा ख्याल है ये जो उन्होंने फैसला किया है ये ऑन मेरिट किया है कि ये 30 डेज़ वाली लिमिट देना मुनासिब नहीं था। ठीक है, ठीक। और ये कि जी उनकी एक और पिटीशन आई हुई है, सुननी तो है आपने, तो उसको बुला लिया कि जी अच्छा जी आपका मौक़िफ़ क्या है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कानून के मुताबिक, 100% कानून के मुताबिक उन्होंने ये फैसला दिया है। ठीक है, मगर लोग ये कह रहे हैं कि अंडर प्रेशर आके दिए, और क्योंकि इमरान खान साहब की एक पॉलिसी है टू ब्रिंग अदालतें अंडर प्रेशर, तो अब जितनी भी ये चीज़ें आएंगी, एक साइड ज़रूर कहेगी कि ये अंडर प्रेशर है, दूसरी साइड कहेगी कि इंसाफ है। तो ये अब, मगर मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों जज हजरात जो हैं ये बड़े सॉलिड हैं और ये किसी किस्म के प्रेशर में नहीं आएंगे और ना ये किसी किस्म की सियासी सिफारिशें लेंगे। तो देखिए, मैं जो मेरी भी ये खबर है, मैंने भी चिड़िया की खबर दी है कि आखिरी वक्त पे खान साहब ने एक किसी के ज़रिए आसिफ ज़रदारी साहब को अप्रोच किया कि किसी तरीके के साथ आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना करें, मेरे साथ कोई NRO कर लें, कोई मुकमका कर लें, मैं अभी भी बात करने के लिए तैयार हूँ, आप छोड़ दें इनका साथ। ये तो मेरी खबर थी। और एक और 2-3 और लोगों की भी ये खबर थी, इंडिपेंडेंट। अब बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है कि इनकी एक खातून आई हैं, वो एक प्रोग्राम के आके कहती हैं कि नहीं ऐसे तो नहीं हुआ, ये तो जरदारी साहब ने हमें अप्रोच किया था कि नून लीग को पंजाब से बाहर रखना। हाँ, कि नून लीग को हमने पंजाब से बाहर रखना, हमारे से बात कर लें। अच्छा। अब मेरा जो ख्याल है कि मैं इसकी कंफर्म करता हूँ आपको कि असली बात क्या हुई। ये बिल्कुल नंबर 3 लेवल का कोई बंदा गया होगा इनके पास कि जी ये पंजाब के अंदर आप हमारे से बात कर लें, ये आफ्टर की छुट्टी कराने के बाद। अच्छा। ये जरदारी साहब किसी सूरत में ये नहीं कर सकते। एक तरफ बिलावल भुट्टो बैठे हुए हैं लंदन, नवाज शरीफ साहब के साथ आज की बात नहीं कल की बातें भी कर रहे हैं, आने वाले कल की बातें कर रहे हैं कि अगली इलेक्शन भी शायद PDM को जॉइंट प्लेटफॉर्म सीट एडजस्टमेंट करके हम कर लें। अच्छा, एक तरफ ये बातें हो रही हैं, ये सरासर मिस इन्फॉर्मेशन है। अच्छा। ये खातून, आई डोंट नो हू शी इज, बट PTI की स्पोक्समैन है, और वो अब ये एक नई लाइन शुरू हो गई है कि जी नहीं हमें तो अप्रोच किया था पीपल्स पार्टी ने। ये फूट डालने की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान फूट पड़ जाए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, इस किस्म की बात। अब उनको कहे ना कि कौन आया था आपके पास, यहाँ तो लोगों ने मलिक रियाज साहब का नाम ले लिया, इनको कहे ना नाम ले किसी का कि कौन इनके पास आया था, नाम नहीं लेंगे। ये कोई सहाफ़ी तो नहीं है कि कहें जी मैं नाम नहीं ले सकता। यहाँ तो सहाफ़ियों ने नाम ले लिया, मैंने नहीं लिया, मगर किसी और ने नाम ले लिया। मतलब है आपको पता ही है ट्विटर के ऊपर नाम लिया जा रहा है, ऐसे ही है ना? ऐसा ही है। तो अब बात ये है कि ये अगर सहाफ़ी नाम ले रहे हैं तो ये PTI वाले क्यों नहीं नाम लेते कि कौन आया था इनके पास? ये सब ड्रामा है, सब झूठ है। मैं टेलिंग यू, मेरी खबर पक्की है। ठीक है, और वही आपके मुताबिक गलतफहमी पैदा करने की और मैं आपको ये बताऊं कि आसिफ ज़रदारी साहब, देखिए आयशा, मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ कि आयशा जाके ये कह दो। अच्छा। अब आयशा, जिसको मैं कह रहा हूँ कह दो, आयशा मुझे ये नहीं कहेगी मैं नहीं कह सकता। आयशा कहती मैं कह देती हूँ, आयशा चली जाती है, आयशा कह देती है जी वो सिटी साहब ये कह रहे हैं, वो आगे से कहते हैं कोई नहीं। आयशा कहती मैंने कह दिया, तो वो कहते कोई नहीं। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, आप कोई गो बिटवीन नहीं है, यू आर जस्ट म्यूचुअल फैसिलिटेटर कह लें, पैगाम रसा, कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती। या आप अप्रूव करती हैं इस बात को, इत्तेफाक करती हैं इससे या नहीं करती, उसका कोई ताल्लुक नहीं है।
ये नहीं कि जो पैगाम लेके गया है वो ये लेके गया कि मैं इत्तेफाक करता हूँ इस पैगाम। पैगाम रसां का काम बस इतना ही है, पैगाम पहुंचा दे। और ये पहली दफ़ा नहीं है, ऐसे बहुत दफ़ा पहले भी हुआ है। हाँ। कि जब किसी हुकूमत को छुट्टी करानी होती है ना आयशा, तो कोई ना कोई चला जाता है वहाँ। अच्छा। कि जी वो उन्होंने किया कह दे, वो कह रहे दौड़ जाओ आज ठीक है, उन्होंने कहा जी दौड़ जाओ। तो ये काम चलते रहते हैं। मगर मैं ये आपको बता दूँ, क्वेश्चन डजंट अराइज कि पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को अप्रोच किया हो, ये हो नहीं सकता। ओके, वो भी इस तरह के मूव के बाद। ओके, बहुत बड़े बड़े स्टेक्स लगे हुए हैं ना। आज गवर्नमेंट अंडर बहुत प्रेशर है। खान साहब धन रहे हैं और कह रहे हैं कि करके तो देखो। तो आज में और कल में बड़ा फ़र्क है। अगर 3 महीने के बाद कर लेते हैं तो बच जाएंगे, बजट भी आएगा, उसमें और भी चीज़ें आएंगी, कुछ इधर पैसे कम हो जाएंगे, इधर बढ़ जाएंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आज नहीं करना। दैट वाज माय फ़लसफ़ा कि आप नए नए आए हैं, पैर जमाएं पहले। ये खान साहब तो हर किस्म की साजिश इस वक्त प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ये धरने भी हो रहे हैं। आपने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई नहीं और उन्होंने बंदों को पकड़ के पहुंच जाना है वहाँ। तो आप मेहरबानी करें ना करें। अब उनका ये कहना था उस वक्त भी और अब भी यही कि जी अब उन्होंने ये कहा कि फौरी तौर पे हम नहीं बढ़ा रहे, मगर साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि कम से कम 100 अरब रुपए हर माह देने पड़ते हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो जेब से कट जाएंगे। अब मेरा उस वक्त भी उनको यही सजेशन थी, अब भी मेरी यही सजेशन है कि IMF से बात करें। हमारा डेवलपमेंट बजट जो था वो 900 अरब रुपए का था, उसमें से 700 अरब रुपए कट के रह गया था, जिसमें से अभी भी 250 अरब रुपए खर्च नहीं हुए, बाकी खर्च हो गए हैं। ये जो अगले 2 महीने हैं, मई के एंड में और जून के शुरू में वो शुरू हो जाती है, बजट आ जाता है और सब कुछ हो जाता है। तो आप कम से कम एक ये अप्रैल का महीना और एक मई का महीना, 200 अरब रुपए की बात है। ये 200 अरब रुपए, और खान साहब ने 100 अरब रुपए तो छोड़ गए ना, जो कि मार्च के देने हैं। तो ये 300 अरब रुपए का खाता है। ये उतना ही खाता है जितना कि वो पड़ा है बजट के अंदर, डेवलपमेंट बजट में पड़ा है। उसको रोक दें, 3 महीने में कुछ नहीं हो जाएगा। अगर आपकी 4 सड़कें जो बन रही हैं या जो यूनिवर्सिटी को पैसे देने हैं या अस्पताल को देने हैं, वो थोड़े कम कर दें। और वो जैसे कहते हैं ना, कौड़ा कोट करके और थोड़ा सा वहाँ कटें, कुछ थोड़ी बहुत और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कटें, कुछ चीज़ें डिले कर दें, कुछ अब मैं नाम नहीं लेता कौन सी, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको सोचें इसको हाउ टू मॉर्गेज देम वगैरह बड़ी तरीके हैं बेचने के, और फिर उसके बाद पैसे इकट्ठे करने के। और 2 महीने मेहरबानी करके तेल की कीमत ना बढ़ाएं जी। अब मुझे लग ऐसे रहा है कि मिफ्ता साहब ने ये तो कह दिया कि अप्रैल के महीने में नहीं बढ़ेंगी। नहीं, उन्होंने 1 मई को भी कहा है कि हम नहीं करेंगे, मगर फिर मेरा ख्याल है वो शायद पूरा ना करें। अभी तो ये एक तजवीज़ है ना कि पेट्रोल जो है वो 26 रुपए बढ़ाना चाह रहे हैं और डीजल 50 रुपए, 20 रुपए के करीब सब्सिडी पेट्रोल पे दे रहे हैं, और तकरीबन 51-52 रुपए जो तो हो सकता है कि ये 5-10 रुपए बढ़ा दें पेट्रोल पे बजट के अंदर, या उससे पहले, और उधर डीजल में थोड़ा सा कर दें, पूरा ना करें, और सब्सिडी कंटिन्यू रखें एक हद तक अप टू अ पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें अब वो गौर कर रहे हैं इसके ऊपर। मगर मैं समझता हूँ कि ये अब इकोनॉमिक इशू सिर्फ नहीं रहा, ये पॉलिटिकल इशू भी बच चुका है। तो ये इसलिए देखिए अगले बजट के अंदर तो सवाल ये होगा कि कहाँ सब्सिडी देनी है, गरीबों के लिए क्या देना है और अमीरों से क्या लेना है। मैं तो पहले दिन से यही कह रहा हूँ, मगर अभी तक मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि अमीरों से लेने का कोई मूड है इनका। ठीक है। और पाकिस्तान में कहा जाता